सभी का आज के बुक लॉन्च में Who Will Bring रामराज्य ऑफ माय ड्रीम्स के बुक लॉन्च में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मिस्टर अमित शर्मा जी मौजूद हैं जो इस पुस्तक के लेखक हैं। यह पुस्तक हमारे देश की राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा, भ्रष्टाचार से जुड़ी कई समस्याओं के बारे में गहन शोध के बाद लिखी गई है। और साथ ही मैं इस कार्यक्रम में हमारे स्पेशल गेस्ट श्री हरिपाल जी का स्वागत करती हूँ, जिन्होंने कई उपन्यास, काव्य, लोक साहित्य, बाल साहित्य लिखे हैं। अरे मोदी जी ने ये कहा है कि बुके की जगह बुक होना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। हम भी अपने प्रोग्राम में यही करते हैं। हाँ, भूल लेते हैं। अभी असम में प्रोग्राम कराया हमने, तो डिब्रूगढ़ में, वहाँ पर हम यही कोई बोलने की जरूरत नहीं। अब मैं हमारी इस बुक के ऑथर मिस्टर अमित शर्मा जी से कहूँगी कि अपनी पुस्तक पे कुछ शब्द कहें। आदरणीय हरी सिंह सर, आदरणीय रमेश सर, आदरणीय पीयूष कुमार सर और मेरे सभी बड़े बुजुर्ग जो यहाँ बैठे हैं और बच्चे, ये जो पुस्तक है ये मैं 2 साल पहले लिख दी थी। इसकी पब्लिशिंग में अभी 2 साल का टाइम लग गया है, लेकिन मैंने 2016 से मैं रिसर्च कर रहा था कई सारी प्रॉब्लम्स पे, और इसमें बुक में मैंने डिजिटलाइजेशन सारी प्रोसेसेस का कैसे किया जाए उसके बारे में मैंने डिटेल में लिखा है। इसमें से मैं कुछ बता सकता हूँ कि एजुकेशन से रिगार्डिंग जो हम कर सकते हैं, NCERT की बुक्स में 1st to 12th तक हम हर पैराग्राफ, चैप्टर या क्वेश्चन के आगे न्यूमेरिक कोड दे सकते हैं। और बच्चे को अगर कोई दिक्कत आती है किसी चैप्टर को समझने में या क्वेश्चन को समझने में या किसी पैराग्राफ को समझने में, तो वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके वो कोड डालेगा और उसको उसका वीडियो मिल जाएगा। इवन ये भी हो सकता है कि जिन लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, वो सैटेलाइट के माध्यम से ये प्रोसेस हो सकता है कि वो अपने रिमोट से 10452 मान लीजिए न्यूमेरिक कोड है, 10452 से प्रेस करते हैं तो उनको वो वीडियो टीवी पे ही दिख जाएगा, उनको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, इसमें डिजिटल प्राइमरी हेल्थ केयर का मेरा जो आइडिया है वो ये है कि एक चैट बॉट तैयार होगा, उसमें आप जाइए, लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप अपने सिम्टम्स बताइए, अपनी एज बताइए, अपना वेट बताइए, और उसके बाद आप अपने सिम्टम्स जब बताएंगे तो वो वहाँ से या तो और क्वेश्चन पूछेगा या फिर आपको पैथोलॉजिकल टेस्ट के लिए रिकमेंड करेगा। पैथोलॉजिकल टेस्ट आप कराइए, वो उसमें रिपोर्ट अपलोड कीजिए, वो आपको वहाँ से मेडिसिन लिख के भेज देगा। ये डिजिटल प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए मेरा आइडिया है। और तीसरा जो मेरा आइडिया है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। बहुत सारे इसमें 60 से 70 आइडियाज़ हैं मेरे, सभी प्रोसेसेस को डिजिटलाइज करने के लिए, जिससे कि हम राम राज्य की संकल्पना को पूरा कर सकें। जो मेरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड आइडिया वो है कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट बनाए, वो 6 लाख करोड़ का लोन लेगी गवर्नमेंट गारंटी पे, RBI से लेगी या बैंकों से लेगी, और उसके बाद हर तहसील में एक 2 लाख टन की स्टोरेज कैपेसिटी का एक कोल्ड स्टोर होगा, और उसके साथ उसकी ब्रांच होगी, जिसमें से 1 लाख टन कैपेसिटी सीरियल्स के लिए और 1 लाख टन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए। और उसके बाद कोई भी किसान उसमें जाएगा, गोडाउन में अपनी फसलों को देगा, वहाँ से उसे स्लिप मिलेगी और कंप्यूटर स्लिप लेके ब्रांच में आएगा। ब्रांच में जैसे ही वो आएगा, वो अपना आधार नंबर और क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस उसमें लिखा रहेगा, वो फिंगरप्रिंट देगा, उसका अकाउंट खुल जाएगा। अकाउंट जो खुलेगा वो ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट बैंक डिपॉजिट खुलेगा। तो उसमें क्या होगा कि तुरंत उस ओवरड्राफ्ट अकाउंट को डेबिट करके किसान के खाते में पैसा बैंक डाल देगा। उसके बाद जितने भी डीलर्स हैं, जो किराना स्टोर्स हैं, फल सब्जी विक्रेता हैं छोटे, वो इलेक्ट्रॉनिक डीलर फाइनेंस अकाउंट खुलवाएंगे बैंक्स में, और उसमें 1 महीने की सेल का पैसा उनको रखना पड़ेगा एज गारंटी, और वहाँ से वो माल खरीदेंगे और
फूड बैंक वाले लोग उनका डेबिट करके उनको माल दे देंगे। उन्हें 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर अपने EDFS अकाउंट में वो पैसा डिपॉजिट करना होगा। उससे क्या होगा कि देश में कहीं भी किसी भी चीज, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस महंगा या सस्ता नहीं होगा, उसका एक प्राइस होगा। और ये केवल इसी संस्था को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की इजाज़त होगी। बाकी इस फूड बैंक के अलावा कोई भी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकेगा। इसमें सरकार का कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा और इससे अनुमानित पहले साल में ही 70,000 करोड़ का प्रॉफिट सरकार को हो सकता है, जो मैंने कैलकुलेट किया है। ऐसे बहुत सारे थॉट्स हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन अगर सारे थॉट्स शेयर करूँगा तो फिर बुक भी तो आपको पढ़नी। जी जी सर। अब मैं मिस्टर हरी सिंह पाल जी से निवेदन करूंगी कि वो पुस्तक पे कुछ बोले। पहले लोकार्पण करो भाई, जब तो बोले थे, किताब ही नहीं आई हाथ में। हाँ गुड। परिवार से कोई है? परिवार में कोई है? बच्चा है? राधा आजा। हाँ बुलाओ बुलाओ। राधा आजा। हाँ आज इस मंच पर उपस्थित हमारे लेखक श्री अमित शर्मा जी, मेरे बहुत पुराने मित्र श्री रमेश जी, हमारे उसको बंद कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए, पीछे नहीं। और मेरे बड़े पुराने मित्र पीयूष, मेरा बिल्कुल परिवार है। हाँ, इनके पिताजी हमारे बड़े अच्छे मित्र, रेडियो का बहुत लाया करते थे। और इनके जो जीजा जी हैं वो मेरे अध्यापक थे BED कॉलेज, चलित भूषण जी। मेरा अपना परिवार है। तो इस परिवार में आकर के, और ये चूंकि अब यहाँ पर आ गया है परिवार, ये और अच्छा लग रहा है। हमारा परिवार बढ़ रहा है, दिनों दिन प्रगति कर रहा है। तो ये बहुत हमके लिए बड़ी, हमारे सबके लिए बड़ा संतोष का विषय है और सुकून का विषय है कि हमारा परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। सबसे पहले मैं बधाई दूंगा अमित जी को कि आप बैंकर हैं, बैंक में नौकरी कर रहे हैं, उसके बावजूद आपने जो पुस्तक लिखी है वो भी वृंदी रामराज जी, ये कल्पना करना, एक कल्पना करना, नौकरी हम सब लोग कर रहे हैं, अरे हम कर चुके, चलो हम रिटायर हो गए, रवि जी रिटायर हो, कोई बात नहीं। लेकिन जो एक सरकारी नौकरी के साथ साथ आप राष्ट्र के निर्माण में क्या अपना सहयोग कर सकते हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि अमित जी ने इस पुस्तक का लेखन किया, सृजन किया। क्योंकि हम सब विचारशील व्यक्ति हैं। ईश्वर ने मनुष्य को सबसे बड़ा जो उपकार किया है, सबसे बड़ा जो उपहार दिया है वो दिया है भाषा का। भाषा का उपहार सिर्फ मनुष्य के पास है, मनुष्य जाति है, किसी और जीव जंतु के पास में नहीं है। तो हम उस भाषा के माध्यम से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। भाषा में वह शक्ति है कि जो आपको हंसा भी सकती है, जो आपको रुला भी सकती है, जो आपको घायल भी कर सकती है। तो अस्त्र शस्त्र उतना घायल नहीं करेंगे जितनी कि आपकी लेखनी घायल कर देगी। तो ये पुस्तक का महत्व है। तो पुस्तक, हम चूंकि सामान्य प्राणी हैं, 9 इंस्टिंक्ट होते हैं, जो साइकोलॉजी के विद्यार्थी होंगे वो जानते होंगे कि 9 भावनाएं हमारी होती हैं। हर कोई व्यक्ति हंसता है, हर कोई व्यक्ति रोता है, हर कोई व्यक्ति द्वेष करता है, प्यार करता है, ये सब चीज़ 9 है इस तरह की। तो हम सब में वो सब चीज़ है। लेकिन एक मानव होने के नाते क्या हमें वो संवेदना है, प्रकृति के प्रति संवेदना, पशु पक्षियों के प्रति संवेदना, जीव जंतुओं के प्रति संवेदना, यही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। लेखक क्या है भाई? लेखक भी तो हम सब ऐसी जैसे आप सब उसी तरह लेखक है। लेखक ने, लेकिन ये जब अपने परिवेश को देखता है तो उसके मन में आता है कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है, इसको इस तरीके से होना चाहिए। अगर इस तरीके से हो जाएगी तो ज्यादा अच्छी है। राम राज्य की जो कल्पना की गई है, सबसे पहले तो तुलसीदास जी ने की थी। तो तुलसीदास जी तो 16वीं शताब्दी के अंत वाले में आए थे। तो उस समय उन्होंने कल्पना की थी, उस समय हमारे पास हमारा अपना साम्राज्य नहीं था, विदेशी लोग हम पर वो कर रहे थे। तो उन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से राम राज्य की कल्पना की कि काश ऐसा राज्य हो जिसमें कोई भी दुखी न हो, कोई भी रोगी न हो,
कोई भी शौकीन हो। मतलब इस तरह की कल्पना करना कि इस तरह का समाज होगा, इस तरह का राज्य होगा तो वो राम राज्य कहलाएगा। उसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इसी कल्पना की कि हम जब आजाद होंगे इस देश में, जब आजाद नहीं हुआ तो उन्होंने कल्पना की थी कि हमारा देश राम राज्य में चलेगा, हमारा देश का राज्य ऐसा होगा कि वो राम राज्य कहलाए, पर उसमें किसी को कोई भी कष्ट न हो, हर किसी की समस्या का समाधान हो। अगर कोई किसी प्रकार से किसी समस्या से ग्रसित है तो उस समस्या का समाधान राज्य करेगा। राज्य क्या है? राज्य भी तो हमारे यहाँ तो भारत में तो ये है कि जो लोकतांत्रिक पद्धति है, लोकतांत्रिक पद्धति क्या है? लोगों द्वारा लोगों के लिए लोगों से शासन, ना बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल, कि हम अपने आप शासित हैं। आज प्रधानमंत्री ये है, कल को दूसरे होंगे, दूसरे गृह मंत्री होंगे, दूसरे रक्षा मंत्री होंगे। तो हमारा जो है ये सर्कुलेशन चल रहा है, कोई एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं है कि एक व्यक्ति होगा तो ही हमारा सब कुछ चलेगा। तो यही राम राज्य की कल्पना है कि प्रत्येक व्यक्ति एक संवेदनशील प्राणी है और संवेदनशील प्राणी होने के नाते वो अपने समाज को सकारात्मक बनाने के लिए क्या कर सकता है, उसके विचार क्या है, कैसे समाज सुखी बने, कैसे समाज संपन्न बने, ये राम राज्य है। तो इसकी संकल्पना आपने अमित जी ने जो की है निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि और भी भविष्य में इसी प्रकार की और भी पुस्तकें लिखेंगे। जब आप पुस्तक को पढ़ेंगे, मैंने तो चूंकि ऑनलाइन थोड़ी सी देखी तो मुझे लगा कि इतना रचनात्मक विचार शायद ही कोई व्यक्ति कर पाता है ना। हम खासतौर से जो नौकरी पेशे वाले हैं, मेरा बेटा भी बैंक में सीनियर मैनेजर है, तो नहीं वो सब लगे हुए नौकरी करना, लेकिन लेखन करना तो एक ईश्वर का वरदान है। हर कोई लेखन नहीं कर सकता, तो इस वरदान जो ईश्वर ने हमें दिया है तो वो हम उसका सदुपयोग करें और अपनी जो ज्ञान है, अपने जो विचार है वो दूसरों तक पहुंचाएं, है ना। जब पहुंचाएंगे तो उसमें व्यक्ति के प्रति एक अनुभव, एक खास अनुभव प्राप्त। मैं आपको बताऊं, मैंने जब उपन्यास लिखा तो मेरा आकाशवाणी शिमला में यहाँ से ट्रांसफर हुआ, तो मेरा उपन्यास वहाँ की यूनिवर्सिटी में पहले पहुँच गया था और वहाँ पर कोई बच्ची आई साहब मुझे इसे एमएल करने, कहा भाई मैं तो भाई जानता भी दिख रही सामने आपका उपन्यास वहाँ पढ़ लिया है, पढ़ लिया है। तो ये सब चीज़ है, मतलब लेखक यहाँ बैठा है और आपकी किताब वहाँ पहुँच रही है, आपकी बात वहाँ पहुँच रही है, तो ये बड़ी बात है। जब मुझे अभी भी याद आता है कि एक उड़ीसा से एक पाठक का पत्र मेरे पास आया था कि साहब मैंने आपका उपन्यास पढ़ा और मुझे इतना लाभ हुआ कि मैं आत्महत्या करने जा रहा था, मैं जीवन से हताश था, लेकिन आपका उपन्यास पढ़ लिया तो मैंने वो त्याग दिया आत्महत्या करने। ये पुस्तक की ताकत है, ये पुस्तक आपको ताकत देती है कि आपको एक रास्ता दिखाती है कि कैसे अपना मार्ग आप प्रशस्त कर सकते हैं। यही तो पुस्तकों का संसार यही तो आपको बता रहा है कि आपको जो भी मार्ग आपको तय करना है वो आपने अपना तय करना है। लेकिन मनुष्य होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम मानवता के लिए कार्य करें, मानव कल्याण के कार्य करें। मानव कल्याण के क्या कार्य होंगे कि जो हम सकारात्मक सोचते हैं उस सोच को हम दूसरों तक पहुंचाएं। ये पुस्तक का ये कार्य है। इन्होंने अमित जी ने ऐसा सोचा कि भाई राम राज्य में ये इस तरह की होगी, क्योंकि ये बैंकर है, बैंक से संबंधित है, तो इन्होंने सोचा कि बैंक का क्या क्या लाभ हो सकता है, मतलब जनता, आम जनता जो है, जो कॉमन पीपल है, उस तक कैसे सरकार के लाभ पहुंच सकते हैं, ये इन्होंने इसमें संकल्पना की है। निश्चित रूप से इस पुस्तक को पढ़ करके आप सबको लाभ प्राप्त होगा और एक नई दिशा आपको मिलेगी। और हमारा तो कहना है कि सरकार तक बात पहुंचेगी, हम भी पहुंचाएंगे। अभी सरकार में बैठते हैं भाई, मैं संस्कृति मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य हूँ, वहाँ भी इसी तरह से बात होती है, तो इस बात को भी पहुंचाएंगे आपकी बात को। तो ये बात फिर अंततः सरकार तक पहुंचेगी और सरकार इन पर अमल करेगी और इससे आपको प्रेरणा मिलेगी कि इस तरह की पुस्तक आप लोग भी लिख सकते हैं। आप लोग घर में हैं, आपकी अन्य भूमिका, कई भूमिका होती है। घर में जब होते हैं तो हम पिता भी हैं, हम किसी के भाई भी हैं, किसी का मौसा है, किसी का फूफा है, किसी का मामा है, कितनी भूमिका निभा रहे हैं, ये भूमिका अलग अलग निभा रहे हैं, लेकिन हर एक के साथ कोई मतलब अन्याय नहीं कर रही है, मतलब उसमें अनबैलेंस नहीं, वो बैलेंस बना हुआ है कि अगर हम पुत्र के सामने बात करेंगे तो अलग तरीके से बात करेंगे, भाई के सामने बात करेंगे तो अलग तरीके से बात करेंगे। हम तो भाई ब्रजवासी हैं, ब्रज में तो स्थिति है कि बूढ़े हमारे बड़े बूढ़े बैठे हुए, उनके साथ हम चारपाई पे नहीं बैठते थे, कुर्सी पे नहीं बैठते थे, उनके सामने मुंह भी नहीं खोलते थे। ये स्थिति हमारे पास वो संस्कार है, हमारे बुजुर्गों ने हमें ये संस्कार दिया है कि हम अपने बुजुर्गों का कैसे सम्मान करें। हम करेंगे अपने बुजुर्गों का तो फिर हमारे बच्चे करेंगे। भाई बच्चे तो कहाँ से सीखेंगे, बच्चे तो हमसे सीखेंगे ना। अगर हम बच्चों को यह कहेंगे कि भाई ये चीज़ खराब है तो पहले हम ये तो करें उस खराब को हम तो इस्तेमाल ना करें। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि कोई मद्यपान करता था और जाहिर सी बात है जो घर में कर रहा है
तो उसके बच्चे भी करने लगे, उसको बड़ा दुख हुआ कि भाई ये तो सब गलत बात है साहब, मैं जिसके लिए मना करता हूँ बाहर और ये बच्चा उसी को करने लगा। तो जो खुद कर रहा है जाहिर सी बात है बच्चे तो कर ही करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको पुस्तकों से पढ़ने को मिलती है कि किस प्रकार हम नया ज्ञान प्राप्त करें और किस प्रकार से हम अपनी विकृतियों को दूर कर सकें, किस प्रकार जो हमारे जो अंधविश्वास है, जो कुरीतियाँ हैं, जो रूढ़ियाँ हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं। हम में वो ताकत है, हम वो कर सकते हैं। मैं तो आज भी इनका लेखक हूँ भाई मैं तो इसी तरह की बात करता हूँ कि जो जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम दूसरे से उम्मीद कैसे कर लें। एक बार जैसे कहा ना गांधी जी के पास गए थे कि भाई कोई महिला गई के साथ वो बच्चा मिठाई बहुत खाता है, तो उससे कहा ठीक है भाई रुक जाओ थोड़ी देर, एक हफ्ते बाद आना। तो गांधी जी ने मिठाई नहीं खाई एक हफ्ते तक बिल्कुल भी। फिर बच्चा है कि हाँ जी आ गए कि अब नहीं खाएगा। जब मैं नहीं मिठाई खा सकता तो बच्चों को खाएगा, है ना, पहले हम तो उदाहरण बने। तो ये इस तरह की बात है। हमारा जो व्यवहार है, दैनिक जीवन का व्यवहार है, वो उस पर हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो नई पीढ़ी है, बहुत निर्भर करती है, बहुत बहुत सीखती है। हमारा उठना है, बैठना है, हमारा चलना है, कैसे हम भोजन करना है, हमारी पीढ़ी इसी सीख रही। यही तो रामराज्य है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, व्यवहार की शिक्षा दें। वो स्कूल में नहीं मिलेगी, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी, वो आपके परिवार से ही मिलेगी, अपने परिवेश से ही मिलेगी, जहाँ आप रह रहे हैं उससे ही मिलेगी। अब जैसे हम कार्यालय में काम करते हैं तो कार्यालय हमारे साथ कोई केरल का भी था, कोई हमारे पास में चेन्नई का भी है, कोई हमारे साथ में इम्फाल का भी है। तो अगर कार्य करते तो ठीक, हम साथ में रह रहे हैं। लेकिन वो देखिएगा कि चेन्नई से जो व्यक्ति, चूंकि मैं नागरिक लिपि परिषद से जुड़ा हुआ हूँ, हम इस तरह से जो हिंदी तक क्षेत्र में काम करते हैं। आज वहाँ बच्चे हमसे कहते हैं कि अगर हम हिंदी नहीं जानेंगे तो हम इस राष्ट्र की मुख्य धारा में कैसे जुड़ेंगे। भाई वो उनका काम सिर्फ इम्फाल से या मणिपुर से थोड़ा चलेगा, उनको तो बाहर भी चलेगा। कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई IAS बनेगा, तो उसको कैसे काम चलेगा। सभी भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए। ये भाषा हमारी जो है हिंदी है, अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो उससे एक राष्ट्रीयता की भावना आती है। अंग्रेजी बड़ी प्यारी भाषा है, अंग्रेजी इतनी अच्छी भाषा है। मैंने भी अनुवाद किया है, चार्ल्स डिकेंस के उपन्यास का अनुवाद मैंने किया। और ऐसे जयप्रकाश भारती के हमारे मित्र जो लंदन के संपादक थे, बोले डॉक्टर साहब ऐसा करिएगा कि 150 पेज का उपन्यास है, इसको 7 पेज का कर दीजिए वो लंदन में छापा करते थे, 7 संक्षिप्त छापा करते थे। तो मैंने खैर 10 पेज में किया, वो दे दिया उनको। पहले उसका अनुवाद करेंगे। और चार्ल्स डिकेंस का जो अंग्रेजी थी वो क्लासिक अंग्रेजी थी, उस जमाने की अंग्रेजी। अब तो बड़ी सरल अंग्रेजी होगी, अब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। उस समय की बड़ी दिक्कत होती, मुझे काफी डिक्शनरी देखनी पड़ी, तब जाकर उसको मैंने किया। उन्होंने वो छापा, वो 4 पेज में छापा। तो मतलब अंग्रेजी बड़ी प्यारी भाषा। आप उसको जब उस तरह की आप देखेंगे तो उनकी संस्कृति से हम परिचित होते हैं। भाई अंग्रेज वहाँ ब्रिटेन में कैसी संस्कृति है, कैसे वहाँ पर एक दूसरे का सम्मान करते हैं, वहाँ पर सम्मान करने के वहाँ पर अलग तरीके। आजकल मैं न्यूयॉर्क से एक पत्रिका प्रकाशित होती सौरभ, उसका मैं संपादन कर रहा हूँ। तो मेरे साथ में प्रवासी भारतीय, चाहे वो अमेरिका के हैं, कनाडा के हैं, ब्रिटेन के हैं, ऑस्ट्रेलिया के, सब रोजाना बातचीत करते हैं और मेरे पास उनकी रचनाएं आती हैं। मैं एक अंक में लगभग मैं 15 देशों की प्रवासी भारतीयों की रचनाएं देता हूँ। कोई कविता लिखता है, कोई व्यंग लिखता है, कोई डायरी लिखता है, कोई लेख लिखता है। तो इस तरह से मतलब उनको लगता है कि हम अपने भारत से जुड़े हुए हैं। अभी कल परसों एक प्रोग्राम था, तो कार्यक्रम था मॉरिशस से, और एक महिला थी दुबई की, उसको सम्मान दिया था। पहला मतलब पुरस्कार उसको दिया अप्रवासी हिंदी साहित्य सृजना सम्मान, उसको दिया गया। वो उसने अपनी उपन्यास की भूमिका मुझसे लिखाई थी। बोली गुरु जी आप रहेंगे साथ में, बल्कि चलो ठीक है मैं रहूँगा। तो अच्छा लगता है कि यहाँ से दुबई में बैठी हुई है महिला, गृहिणी है और प्रिंसिपल है वहाँ पर, वहाँ के स्कूल में, और वो जो है हिंदी में उपन्यास लिख रही है। चौथा उसका उपन्यास था, वो सब PhD भी हो रही है। तो ये इस तरीके से अच्छा लगता है कि हम जहाँ भी रहें, हम अपनी भारतीय संस्कृति को साथ में रहें। चाहे हम किसी भी भाषा को पढ़ें या किसी भी व्यवसाय को अपनाएं, लेकिन भारतीय संस्कृति से दूर न रहें। हमारी पहचान हमारी संस्कृति से है ना। हम बाहर जब जाते हैं विदेश में, तो वो जानते हैं कि सब भारत से आए हैं, तो इनमें ये एटिकेट है, ये इस तरह की विशेषता है। अगर हम इस विशेषता को छोड़ देंगे या कि हम भी उसी तरह से करने लगेंगे जैसे वो ब्रिटेन में कर रहे हैं, कनाडा वाले कर रहे हैं, तो हमें और उनमें क्या फर्क रहेगा, भारतीयता का फर्क कहाँ रहेगी। ये पुस्तक यही चीज दिखाती है कि अगर रामराज्य यहाँ पर स्थापित हो जाए तो इस तरह की जो विविधताएं हैं और जो इस तरह के जो संकट आ रहे हैं, उन संकटों का समाधान आसानी से हो सकता है। मैं इनकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ अमित जी को। मुझे अच्छा लगा, मैं अपने परिवार के बीच में आया, भाई मेरे निकट के पड़ोसी हैं सब और भी ज़्यादा अच्छा लगा।
हालांकि मैं तो बस जब भूकंप वाला हूँ, मैं तो सब देशों से बात हो रही होगी, फिजी के प्रधानमंत्री आए थे तो उनको ऊपर हमने किया, तो ये सब चलता रहता है। तो आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, बड़ी अच्छी बात लगी। मुझे अच्छा लगता है कि भाई आप लोग इस किताब के मंदिर में आए। ये मंदिर है, किताब ज्ञान का मंदिर है, वो पुस्तकों का एक दुकान नहीं है, ये मंदिर है। ज्ञान है, ज्ञान बिखरा पड़ा है। आप जिधर से भी चाहेंगे उधर से आपको ज्ञान मिल जाएगा। तो आप भी बहुत बधाई के पात्र हैं कि आप इनकी पुस्तक के लोकार्पण के साक्षी बने, है ना। और इनका जो रामराज है उसके प्रति आपकी एक अनुभूति जागृत होगी कि भाई ठीक है, हम भी उसके सहभागी बनेंगे। तो आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, नमस्कार। मैं रमेश चंद्र जी से निवेदन करूंगी कि वो इस किताब के ऊपर कुछ शब्द बोले। मैं थोड़ा सा इधर से बोलता हूँ। बैठिए आप सर। बैठो। नमस्कार। हाँ और वैसे करो जरा। अच्छा, अपने मुंह के सामने करो उसको। हेलो। ना ऐसे घुमा कर। अच्छा, हाँ, जैसे स्टूडियो में करते हैं उसका। चलो, आवाज आ रही है। मैडम ने मेरा नाम लिया, मैं सोच रहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद किसी को भाषण के लिए बुलाना ऐसे है जैसे अरविंद केजरीवाल को बुला लिया। अब पाल साहब तो हमारे जो बटे बट्टा है, तो उसके बाद बट्टा को बुलाया तो उसको तो वैसा ही गायब हो जाती है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ कंगला है। क्योंकि पाल साहब के व्यक्तित्व के दो गुण हैं। कार्यात्मक पक्ष, आदमी के व्यक्तित्व के दो गुण होते हैं, पर्सनैलिटी कहते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। कार्यात्मक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष, फंक्शनल एस्पेक्ट एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट। तो पाल साहब दोनों ही व्यक्तित्व के धनी हैं, और ये प्रकृति के पास से होता है जिस आदमी के अंदर दोनों गुण होते हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर पाल साहब, श्री पीयूष गोयल जी, प्रभात पब्लिकेशन के मालिक, और श्री अमित शर्मा जी, इस पुस्तक के लेखक। जहां तक श्री अमित जी का प्रश्न है, मेरी इनसे मुलाकात हाथरस में हुई थी। मैं ही बात ऑफिशिएटिंग एंड ब्रांच मैनेजर। तो इनका बड़ा सहयोग, कोऑपरेटिव एटीट्यूड लगा। एक मेरा मतलब देर बाद करीब लिटिल इंटरेक्शन देते हैं, तो उससे मुझे अच्छा लगा। कहते नहीं है, या तो जैसे को तैसा मिल जाता है, आदमी के बॉडी के ऑरा निकलते हैं, वो कैच करते हैं। तो वहीं से मेरी मित्रता एक स्थापित हो गई। हालांकि एक दो बार मुलाकात हुई थी, उसके बाद मुलाकात भी नहीं फेस से। तो अभी मैं यही कह रहा था कि फिजिकली हम मिले या न मिले भौतिक रूप में, लेकिन इफ वी आर एसोसिएटेड विद फीलिंग्स इमोशनली, देन वी आर ऑलवेज विद यू। तो भौतिक रूप से नहीं मिलते थे, फोन से ही वार्तालाप होता था, तो बड़ा अच्छा लगता था शेयर। तो इनके मन में एक भावना थी कि मेरी पुस्तक जो है प्रकाशित हो। तो काफी इनसे डिटेल डिस्कशन हुआ। तो मैं बाड़ी पब्लिकेशन पे गया, लेकिन कहते नहीं है कि जिनको कहते नहीं है कि कोई चीज भा जाती है, तो वो कहते हैं कि सर कई पब्लिकेशन से बचा हुआ। तो इनकी दिली इच्छा थी कि सर मेरी पुस्तक का प्रकाशन हो तो प्रभात पब्लिकेशन के थ्रू हो, मुझे आनंद की अनुभूति नहीं हो। तो जब मैं प्रभात पब्लिकेशन गया, तो प्रभात पब्लिकेशन देख के कहते नहीं है कि आदमी के अंदर तीन गुण होते हैं, सात्विक, तमोगुण, राजस। तो वहां जो एक एटमोस्फियर लगा, एक सात्विक प्रवृत्ति जैसे कि निकल रही थी, सात्विकता, बड़ा मुझे अच्छा लगा। स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट था, आध्यात्मिक वातावरण था। वहाँ की अच्छी किताबें, अच्छी पुस्तकें, बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि भाई पुस्तक प्रकाशित हो तो प्रभात पब्लिकेशन के थ्रू हो। तो मेरी भी सबसे काफी बातचीत हुई, लेकिन अब असली चीज तो ये ऑथर ही बता पाएंगे क्या है, इसके कंटेंट्स क्या है, क्या नहीं है। तो इनको कुछ ऐसा लगा कि ये कहीं पॉलिटिकल इश्यू तो नहीं है। तो मैंने कहा फिर ऐसा नहीं है कि उनकी कुछ पहले हैं जो फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ही हैज प्रपोज्ड इंटरवेंशन, कुछ पहले प्रस्तावित करी है। तो अभी जो अमित जी ने बताया कि किताब को जो इन्होंने जो उसके पैरामीटर्स बताए, कई जो सेक्शंस बताए, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने शिक्षा का भी समावेश किया है, स्वास्थ्य का भी समावेश किया है, और अपने एग्रीकल्चर का भी समावेश किया है। तो ऐसा लगता है ये पुस्तक इन्होंने कागज में सागर भर दिया है।
और निश्चित ही ये जो है पुस्तक एक नींव का पत्थर साबित होगी, नो डाउट। अब जहां तक इसके टाइटल का सवाल आता है, तो टाइटल सुनते ही इसका शीर्षक ही अपने आप में इतना अच्छा है। ये जो विचार आया, ये भगवान राम की कृपा से ही आया आपके। कहते हैं स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आदमी को अच्छे विचार रखने चाहिए, और जब मस्तिष्क में अच्छे विचार रहेंगे तो अच्छे कर्म करेगा, गलत चिंतन रहेगा तो गलत कर्म करेगा। सीधी सी बात है, मैं बार बार जिसका चिंतन करूंगा तो अल्टीमेटली एक दिन वो ऐसा आएगा, मैं वो कर्म कर दूंगा। बच्चा फेल हो जाता है कोई, तो उसके दिमाग में अरे यार फेल हो गया, कैसे मैं उठाऊंगा, तो बार बार चिंतन करता है, रिपीटेडली चिंतन करता है। अल्टीमेटली सुसाइड कैसे होते हैं? जब आप किसी चीज का रिपीटेडली चिंतन करते हैं तो then it activates into action, वो उसकी परिणति कर्म में हो जाती है। तो इनका चिंतन ही इतना अच्छा था। तो जब कहते हैं कि चिंतन अच्छा होना चाहिए, सबसे पहली चीज है एक सामाजिक, एक अच्छे प्राणी के लिए कि हमारा चिंतन साफ सुथरा हो। और चिंतन तो खैर प्राइमा फेसिया दिख रहा है, वुमेन ब्रेन रामराज। तो उसमें सुंदरकांड में बड़ी अच्छी बात कही है कि राम विमुख संपत्ति प्रवताई, जाय रही पाई बिनु पाई। संपत्ति का सही सदुपयोग जब है जब आप जीवन में एक अध्यात्म से जुड़ जाएं, भगवान राम से जुड़ जाएं, तो आपकी संपत्ति का सदुपयोग है। तो यू हैव बीन एसोसिएटेड विद राम विद द टाइटल ऑफ दिस बुक। तो ये तो आपका प्रॉपर कहते नहीं है, सही आपके धर्म की और अग्रसर हो रहा है। आपने पैसे को अपने को शुद्ध कर लिया, शुद्ध जी में हो गया। क्यों? राम विमुख संपत्ति प्रवताई, जाय रही पाई बिनु पाई। बार बार रणवीर समाधि। अच्छा एक बात बताइए, रावण ने कभी राम का नाम लिया? पूरे रामचरितमानस में कभी even a single time he had not called राम। और एक बार मरते समय जब राम का नाम लिया तो उसकी गति हो गई। तो भगवान राम के नाम में तो बहुत ताकत है। अब कहते हैं कि साहब, कुछ लोग कहते हैं तर्कवादी, कहते साहब एक नाम लेने से कौन सा जो कल्याण हो जाएगा, जीवन भर जो है पाप करें। बात उनकी भी चाहिए, जिस चीज का हम जीवन भर अभ्यास करते हैं तो वो तो अंत समय आएगा। बार बार वो जतन कराएगा, अंत राम को आवत नहीं, तो वही शब्द आएगा। जब बार बार हम चिंतन करेंगे जब आएगा। लेकिन ये भी कर सकते हैं कि लास्ट टाइम अगर राम का नाम ले लिया जाए तो उसकी गति हो जाती है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है, चाहे तो किसी भी कारणवश करें। तो इसके बड़ी आध्यात्मिकता की ये जो है इंडिकेट करता है। तो उसमें एक मैं प्रश्न पढ़ रहा था अभी, जब माता सीता को रावण ले गया था हरण करके, तो वो बार बार रावण उसको भय दिखाता था कि सीता जो है मेरी तरफ आकर्षित हो, मेरे चंगुल में आए, अल्टीमेटली उसे हर तरह से उसको प्रलोभित करता है। तो किसी ने उसके साथी ने कहा कि भाई जो है तुम जब मायावी हो, हर चीज का तुम रूप धारण कर सकते हो, तुम राम का रूप धारण कर लो और सीता फंस जाएगी, सीता मोहित हो जाएगी आपकी तरफ। तो रावण क्या कहता है कि जब भी मैं राम का विचार आते ही राम का रूप धारण करता हूं तो मुझे सीता में माँ दिखती है, माँ के दर्शन होते हैं। सीता नहीं रहती, मुझे माँ के रूप में मैं देखता हूं सीता को। तो ये राम नाम की महिमा है। तो ये तो रही ये बात। तो ये जो समग्र रूप में देखा जाए, नाम से ही इससे तो कल्याण हो गया। तो राम राज्य की स्थापना तो निश्चित है, और मैं समझता हूं कि आपने हर पहलू को इसमें समावेश करने का प्रयास किया है। तो इसमें कोई जोड़ा नहीं है कि भगवान राम की कृपा से और सच्चिंतकों की कृपा से ये निश्चित ही मील का पत्थर साबित होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। पीयूष जी से निवेदन करूंगी कि वो On behalf of Oxford Bookstore, I would like to thank everyone for joining us today for the launch of Who Will Bring Ramrajya Again by Mr. Amit Sharma. A book which is a dream of him become true. It's an honor for us to have you all here today. Please join us for tea and refreshment, and book is available at the store. Wow.
होगी आप लोग को। मेरा नाम अंकुर शर्मा है, मैं अमित के बड़ा भाई हूँ इसका। अरे वाह। और मैं आप सभी लोगों को मुख्य अतिथि हरी सिंह पाल जी को और रमेश सर को और पीयूष कुमार जी को, अन्य को, दोनों को, सभी को इस मौके के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं ये बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि ये किताब अस्तित्व में कैसे आई। ये किताब अस्तित्व में ऐसे आई कि मेरा छोटा भाई है, बहुत लंबे समय से इसके मन में हमेशा विचार जो थे वो आते रहते थे कि हम अपने देश को कैसे बेहतर बनाएं। और बैंक की जॉब करने से पहले भी उसकी जो सोच थी वो हमेशा से बहुत सकारात्मक थी। हाँ, तो उससे कहता था ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए, कई बार मैं कहता था ऐसा प्रोग्राम खत्म होने वाला है, बस आप आ जाओ। पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा देश में ऐसा नहीं हो सकता, मतलब बहुत समय लगेगा, इट्स नॉट आ जाओ। लेकिन कभी कभी आपने सोचा होगा हवाई जहाज कैसे बना। हवाई जहाज भी जब राइट बंधुओं ने प्रयास किया था तो उनको भी लोग मजाक उड़ाते थे कि यार हवाई जहाज कोई चीज इतनी भारी हवा में नहीं उड़ सकती। लेकिन आज आप देखो, आप और हम दोनों सफर करते हैं, तो इसके जो विचार है 60-70 आइडियाज हैं वो आज लगते होंगे हवाई जहाज की तरह, जैसे राइट बंधुओं को लगे थे, उस समय लोगों को लगा था। लेकिन आने वाले समय में वो जरूर सफल होंगे। एक बार सरकार ने सुझाव भी मांगे थे कि अगर आपके मन में कोई विचार है तो इसने अपने सुझाव भी केंद्र सरकार को भेजे थे। तो आदमी के मन में अगर कोई भावनाएं हैं और अगर वो सोच रहा है, चिंतन कर रहा है कि उनको अमलीजामा कैसे बनाएगा, तो वो निश्चित रूप से एक समय के बाद जाके अस्तित्व में आते हैं, अगर वो उनमें दम है तो। मेरा भाई बैंकर है, बैंक के कामकाज करता है, लेकिन इसका चिंतन हमेशा देश के लिए रहता है। हमेशा सोचता है कि देश को कैसे बेहतर बनाए, देश को कैसे आगे ले जाए। और इसके जो आइडियाज हैं हमें लगता है कि इम्प्लीमेंट कैसे होगी। लेकिन जब मैं आज यूपीआई को देखता हूँ इम्प्लीमेंट होते हुए हमारे देश में, $48 बिलियन का ट्रांजेक्शन हो रहा है, अमेरिका में $18 बिलियन का हो रहा है, वहाँ 2 से 3 दिन लगते हैं ट्रांजेक्शन में, यहाँ पल भर में ट्रांजेक्शन हो जाता है। वो लोग देख के हैरान है कि इंडिया में कैसे हो पा रहा है। तो सारे आइडियाज जो है हमारे देश को आगे ले जाए, हमारे देश को आगे तरक्की दिलाएंगे। और ये जो सोच है, ऐसे बहुत सारे पार्टियों की सोच होगी, वो किताब की शक्ल में आज आपके सामने आई है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जाने, समझें और आगे ले जाएं। थैंक यू। जैसे कि बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करूँगा तो करीब 20 साल पहले या 22 साल पहले मैं दिल्ली से भोपाल शताब्दी में ट्रैवल कर रहा था। उस समय तक मोबाइल फोन नहीं आया था, तो एक फॉरनर मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे। तो वैसे उन्होंने अनायास कहा कि अरे सुन देयर वुड बी एन कनेक्शन कि दिल्ली से आप भोपाल तक बात करते चले जाएंगे। तो मैंने कहा कैसी बात कर रहे हैं सर, कैसे कैसे संभव हो पाएगा, क्या पूरे रास्ते में तार लगे होंगे? नहीं, वो सैटेलाइट के थ्रू होगा। तो मैंने कहा पता नहीं, ही मस्ट बी टॉकिंग रविश। तो उस समय जो थॉट माइंड लगता था, आज उसके 10 साल बाद वो चालू हो गया। अब टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चली गई। आपने यूपीआई का बताया, अभी मैंने पढ़ा था कि इस महीने, पिछले महीने फरवरी में जो क्रेडिट कार्ड का यूसेज हुआ है भारत में, वो विश्व में अधिकतम हुआ है किसी भी देश में। तो आप सोचिए, हम हर दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ बड़ा काम करते जा रहे हैं। तो उसमें जो विचार दिए गए फ्यूचरिस्टिक हैं, अनरियलिस्टिक नहीं है। आपने जो भी विचार दिए वो सारे के सारे फ्यूचरिस्टिक हैं, और वो आज नहीं तो सुना होना ही होना है। ऐसा कोई चीज़ है जो नहीं होती। तो मैं आपको सही को समझूंगा। हम आकाशवाणी से जो मोदी जी की मन की बात को प्रसारित करते हैं, तो मोदी जी भी आह्वान करते हैं, हम लोग भी करते हैं कि अगर कोई भी इस तरह के नए आइडिया हैं आप उनको दे सकते हैं, वो प्रधानमंत्री जी तक पहुंचेंगे। और प्रधानमंत्री जी के पास जो पहुंचे उनमें से कुछ आइडिया को वो कोट भी करते हैं अपने भाषण में। तो आप लोग भी मतलब भेज सकते हैं उनको किसी भी तरीके से, है ना। अब हम लोग चूंकि सरकार में और मीडिया में है, तो हमारा भी काम ये है कि जो आप लोगों के विचार कहीं भी कैसे भी अच्छे विचार आते हैं अच्छे काम करने के लिए, तो वो फिर आगे मतलब पहुंच लीजिए। मतलब मैं एक उदाहरण दूं, मैं अपने गाँव में कक्षा 10वीं का विद्यार्थी था, तो हमने सोचा कि अपने गाँव में हम कुछ कर सकते हैं, तो हमने लाइब्रेरी स्थापित की। और उस समय किताबें नहीं मिलती थी, हम लोग दूसरों की किताब पढ़ते थे, किसी की सेकंड हैंड किताब नहीं, नई किताब तो होती नहीं उस जमाने में, होती बाकी। तो हमने धीरे धीरे करके जिसने अपनी किताब पढ़ ली, हमने उसकी किताब ले ली। और जो हमने 10वीं पास कर ली तो वहाँ लाइब्रेरी में दे दी, तो उसको 10वीं वालों को इस तरीके से 15,000 किताब हमने चलाई, 15 साल तक चलाई, उनको रोजगार करते निकालते थे। तो वो में एक आइडिया है। उसके बाद और वो जो कोई था आकाशवाणी दिल्ली से, हमारा आज सुबह कार्यक्रम होता था, तो मैंने चिट्ठी लिख दी, वो हम इस तरह से चला है। तो वो यहाँ पर आएगा दिल्ली, यहाँ पर प्रसारण भवन में उन्होंने अनाउंसर ने उसको पढ़ दिया कि ग्राम सुनिहाल में अलीगढ़ में ये काम हो रहा है। तो लोगों के मतलब कई खत हमारे पास में आए जब मैं रेडियो में नहीं आया था पहले। तो ये आपकी जो बात है, आपकी आवाजें कहीं ना कहीं पहुंच रही है, पहुंचाइएगा। और आप कर सकते हैं, पढ़े लिखे की ये पहचान है कि आप अपनी बात को कहते रहे, रखते रहे।
सबसे ऊपर दीपाली जी को धन्यवाद, सूत्रधार दीपाली जी, उनका नाम किसी ने लिया नहीं, कहना तो धन्यवाद।